हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। क्लास 11। बच्चों, पिछली वीडियो में हम लोगों ने फ्रेम ऑफ रेफरेंस के बारे में जाना कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता क्या है। निर्देश फ्रेम या निर्देश तंत्र। निर्देश तंत्र के जो प्रकार थे दो, उसको भी हमने जान लिया। जड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या था और अजड़त्वीय निर्देश तंत्र क्या था, एग्जाम्पल्स हमने जाना। निर्देश फ्रेम के आधार पर जो गतियों के प्रकार थे, एक विमी गति, दो विमी गति और थ्री विमी गति, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल, हमने उसे भी एग्जाम्पल सहित पढ़ लिया। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिस्टेंस। आज कई सारी छोटी छोटी टॉपिकों को हम लोग एक साथ इस वीडियो में कवर करेंगे। छोटी छोटी कई सारी टॉपिक्स, और ये जितनी टॉपिक्स छोटी छोटी हैं वह सभी टॉपिक्स को आप 9th में पढ़ कर आए। सभी टॉपिकों को 9th में आप पढ़ेंगे। आप दूरी के बारे में पढ़े हुए हैं, विस्थापन के बारे में पढ़े हुए हैं, चाल के बारे में पढ़े हुए हैं, वेग के बारे में पढ़े हुए हैं और त्वरण के बारे में। आज हम इतनी सभी चीजों को एक साथ इसी वीडियो में पढ़ेंगे। यानी सबसे पहले दूरी, फिर विस्थापन, इसके बाद चाल और वेग, और 5वीं टॉपिक होगी आपकी एक्सीलरेशन। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि दूरी से, डिस्टेंस, व्हाट इज डिस्टेंस, दूरी क्या है। अक्सर आप किसी चीज की परिभाषित करने के लिए, चाल या वेग को परिभाषित करने के लिए लोग कहते हैं दूरी। तो दूरी का मतलब होता है कि जब कोई गतिशील वस्तु गति कर रहा है, चाहे वह एक समान वेग से गति कर रहा है, चाहे वह असमान वेग से गति कर रहा है, तो जब वह गति कर रहा है तो इसका मतलब है कि उसकी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन होता है। यानी वह अपना एक स्थान छोड़ करके दूसरे स्थान पर चली जाती है। तो जब एक स्थान छोड़ करके, अपनी एक स्थिति को छोड़ करके दूसरी स्थिति में जाती है, तो उसके द्वारा कुछ लंबाई या जिस रास्ते में जा रहे उस पथ की जो लंबाई होती है उसे हम दूरी कहते हैं। यानी किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित समय में तय किए गए पथ की लंबाई को हम दूरी कहते हैं। बच्चों, इस दूरी का जो मात्रक होता है ना, वह मीटर होता है, और जो दूरी होती है मात्रक उसका मीटर हो गया। इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर। और ये अदिश राशि, यह एक कौन सी राशि है, अदिश राशि। ये एक अदिश राशि, इसमें दिशा वगैरह नहीं होती, अदिश। मात्रक मीटर हो गया। दूरी जो होती है ना, यह सदैव धनात्मक होती है, यह सदैव धनात्मक होती है। दूरी की एक खासियत, मात्रक मीटर है, अदिश राशि है, तय किए गए पथ की लंबाई होती है, और यह सदैव धनात्मक होती है, ऋणात्मक नहीं। इसके बाद में दूसरी टॉपिक है, ये तुम्हारी पहली टॉपिक हुई आज की, और दूसरी टॉपिक विस्थापन। ये विस्थापन क्या है, डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन क्या होता है? विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी है। एक प्रकार की किसी गतिशील वस्तु द्वारा तय किए गए पथ की लंबाई ही होती है, लेकिन किसी निश्चित डायरेक्शन। यानी कि जो गतिशील वस्तु गति कर रहा है, जो पथ तय कर रहा है, अगर वह पथ किसी निश्चित दिशा में हो तो जो तय किया गया पथ होता है उसे हम कहते हैं विस्थापन। यानी किसी गतिशील वस्तु द्वारा किसी निश्चित दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई किसी निश्चित दिशा में
तय किए गए पथ की लंबाई को हम विस्थापन। विस्थापन किसी वस्तु की अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति के अंतर के बराबर होता है। अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति। तो हम कह सकते हैं जो विस्थापन होता है, विस्थापन बराबर अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति की क्या होता है बराबर। विस्थापन जो है वह अंतिम स्थिति माइनस प्रारंभिक स्थिति, यानी अंतिम जहां से गति करना शुरू किया और जहां तक गया हुआ है, तो जहां से स्टार्ट हुआ उसकी प्रारंभिक अवस्था है। 30 सेकेंड बाद किसी निश्चित दिशा में जाएगा, वो दूसरी अवस्था होगी। तो उस दूसरी स्थिति और जो पहली स्थिति है उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसको विस्थापन। इस विस्थापन इसका जो मात्रक होता है वो मीटर ही होता है, क्योंकि ये भी तय किए गए पथ की लंबाई। और यह एक क्या है, यह एक सदिश राशि है। यह एक सदिश राशि है। जो विस्थापन होता है यह धनात्मक, ऋणात्मक व शून्य तीनों हो सकता है। यह धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, तीनों हो सकता है। लेकिन दूरी का केवल धनात्मक नहीं, ये धनात्मक भी, ऋणात्मक भी और शून्य तीनों है। और ये सदिश राशि डायरेक्शन मैंने बताया, अगर कोई निश्चित दिशा में कोई दूरी तय करते, कोई पथ की लंबाई तय करते हैं, कोई निश्चित दिशा में दूरी तय करते हैं, वो जो निश्चित दिशा में तय की दूरी होती है वही विस्थापन कहलाता है। ये धनात्मक भी है, ऋणात्मक भी है, शून्य है, तीनों हो सकता है। कैसे? जैसा सूत्र से दिख रहा है कि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति। यदि अंतिम स्थिति का मान ज्यादा है, प्रारंभिक स्थिति का मान कम है, तो विस्थापन क्या होगा? धनात्मक। यदि अंतिम स्थिति कम है, प्रारंभिक स्थिति ज्यादा है, तो ऐसी दशा में विस्थापन क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। और यदि अंतिम स्थिति और प्रारंभिक स्थिति दोनों क्या हो जाए? बराबर। अंतिम स्थिति प्रारंभिक स्थिति दोनों बराबर हो जाए, ऐसी दशा में विस्थापन क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगर हम डायरेक्शन को चेंज कर दें दूरी की, या फिर किसी वस्तु पर बल लग रहा है और वस्तु बल की दिशा में ना जाकर के विपरीत दिशा में जाने लगे, तो भी जो विस्थापन होगा नहीं। तो कुल मिलाकर के अंतिम स्थिति अगर बड़ी है, प्रारंभिक स्थिति छोटी है, तो धनात्मक। अगर ये वाला अंतिम स्थिति छोटी है, प्रारंभिक स्थिति बड़ी है, तो ऋणात्मक। और दोनों स्थितियां भी बराबर है तो। अब एक एग्जाम्पल मैं आपसे पूछ रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। सपोज करिए आपका घर कहीं तो है, स्कूल भी यहाँ है, आप स्कूल आते हैं। मान लीजिए कि आपके घर से जो स्कूल है वह 10 किलोमीटर की दूरी पर। आपके घर से आपका स्कूल 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर दूर। जब वह 10 किलोमीटर दूर है तो आप घर से चले स्कूल के लिए और फिर स्कूल से आप घर चले गए। तो आपको ये बताना है कि आपके द्वारा तय की गई दूरी कितनी है और आपका विस्थापन कितना है। तो बच्चों अगर आप देखेंगे तो आप 10 किलोमीटर आए हैं और 10 किलोमीटर गए हैं, तो जो हमने रास्ता तय किया गया उस पथ की लंबाई को दूरी कर दिया। तो 10 आए हैं, 10 गए, टोटल कितना हो गया? 10 10 20। लेकिन विस्थापन जहां से आप चले हैं, प्रारंभिक स्थिति भी आपका घर, अंतिम स्थिति भी आपका घर, और दोनों क्या हो गए? सेम हो गए, एक ही बिंदु पर हो गए। ऐसे दशा में विस्थापन कितना आ जाएगा? 0। तब विस्थापन कितना होगा? 0। अब आपके लिए होमवर्क है
कि दूरी तथा विस्थापन में क्या अंतर होता है। तो दूरी और विस्थापन में आपको अंतर लिखना है। कुछ यहाँ पर मैं लिखा हूँ, जैसे ये धनात्मक कार्य होता है, धनात्मक ऋणात्मक नहीं होता है, ये अदिश है, ये सदिश है, और एक ये इनकी परिभाषा, यानी किसी दिशा में तय किए गए पथ की लंबाई को विस्थापन और किसी भी दिशा में, यानी कोई डायरेक्शन ना हो, खाली तय किए गए पथ की लंबाई क्या कहेंगे। अब अगला जो हम लोग टॉपिक है वह है चाल। चाल किसे चाल स्पीड क्या है, चाल किसे कहते हैं। बहुत आप पढ़े हुए चाल के बारे में कि एकांक समय में तय की गई दूरी को, एकांक समय में तय की गई दूरी को, तो एकांक समय में जो तय की गई दूरी होती है उससे हम क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। एकांक समय में किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई जो दूरी होती है उसे हम चाल कहते हैं। चाल को भी से दिखाते हैं, यानी कि चाल बराबर हो जाएगा कितना, चाल बराबर ये मिलेगा आपको दूरी और बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया, चाल बराबर दूरी बटे समय हो गया, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, इसका जो मात्रक होगा वह हो जाएगा मीटर प्रति सेकेंड। मात्रक मीटर प्रति सेकेंड हो गया, और यह क्या है, यह एक अदिश राशि होती है, यह एक अदिश राशि होती है, और इसका बीज सूत्र क्या हो जाएगा, इसका बीज सूत्र, दूरी का बीज सूत्र क्या होगा, यह समय के लिए t, इसका मतलब यहां से मिलेगा यल टी पावर माइनस, ये इसका बीज। बच्चों ये जो चाल होती है ना, अब हमको कई प्रकार की चाल पढ़नी। चाल जो होती है उसमें हम दो प्रकार की चाल की दो प्रकार। पहला माध्य या औसत चाल, और दूसरा हम लोग जानेंगे तात्कालिक चाल। इसको तात्क्षणिक भी बोलते हैं, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल, तात्कालिक या तात्क्षणिक चाल। अब ये होते क्या है, नंबर 1 औसत चाल, औसत चाल, एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड। अब एक एवरेज स्पीड होती क्या है, अगर मान लीजिए कि कोई वस्तु जो असमान वेग से चल रही है, असमान चाल से, जब वह असमान चाल से गतिशील होगी तो वस्तु के द्वारा तय की गई कुल दूरी और उसके द्वारा जो लिया गया कुल समय अंतराल है उसके अनुपात को हम करते हैं माध्य चाल। माध्य चाल को क्या करते हैं, डेल्टा v से दिखाते हैं, और माध्य चाल v बराबर क्या हो जाएगा कि कुल दूरी और बटे कुल समय।
या डेल्टा वी बराबर इसको करेंगे डेल्टा एस बटे डेल्टा कुल दूरी बटे कुल समय अंतराल को करते हैं माध्य चार्ज। यह औसत है। तीसरा नहीं दूसरा तात्कालिक चार्ज क्या रहेगी? तात्कालिक चार्ज इंस्टेंटेनियस इसे कहते हैं। इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो जब ये इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब होता है तत्काल का मतलब तुरंत का, किसी क्षण विशेष पर। ऐसा कब होगा? यानी कि किसी क्षण विशेष पर किसी वस्तु की जो माध्य चाल होती है उसे पूर्ण करते हैं तात्कालिक चाल, किसी क्षण विशेष पर। तो तात्कालिक चाल को हम V से दिखाते हैं। इसका जो मान था वो लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और डेल्टा s बटे डेल्टा V इक्वल टू लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 और डेल्टा s बटे डेल्टा t। लिमिट लगी है कि जो समय होना चाहिए वो अत्यंत सूक्ष्म होना चाहिए, यानी कि जब समय अंतराल अत्यंत सूक्ष्म हो, यानी कि लगभग 0 के बराबर लेकिन 0 ना हो, उस समय जो उसकी औसत चाल होती है उसको कहते हैं हम लोग तात्कालिक चाल। यहाँ से मिलेगा कि V बराबर ds बटे, आपको इसको याद रखना है। ds बटे dt का मतलब है कि दूरी में समय के साथ परिवर्तन दिखा रहा है, और परिवर्तन कैसा हो रहा है? अनंत सूक्ष्म, बहुत ही छोटा। यहाँ अगर डेल्टा लगा है मतलब परिवर्तन का, और d लगा हुआ है मतलब परिवर्तन बहुत छोटा। जब परिवर्तन अत्यंत सूक्ष्म हो यानी कि दूरी में समय के साथ परिवर्तन, तो इसको कहा जाता है समय के सापेक्ष दूरी का अवकल गुणा। समय के सापेक्ष दूरी का अवकल गुणा। ये तो हम लोग का हो गया चाल। अब अगली हेडिंग इसी तरह से रहेगी वेग के बारे में, कि वेग क्या होता है। वेग और चाल लगभग एक ही जैसे होते हैं, दोनों में बस फर्क होता है डायरेक्शन। अगली हीटिंग में पढ़ेंगे वेग, वेलोसिटी आज जैसे दूरी और विस्थापन में केवल दिशा का अंतर था, उसी तरह से वेग और चाल में भी क्या होता है? डायरेक्शन का ही अंतर, दूरी का भी अंतर पाया जाता है, दिशा का अंतर पाया जाता है। तो अगर कोई निश्चित दिशा में, यानी कि किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में किसी निश्चित दिशा में जो चली गई दूरी होती है उसकी क्या कहते हैं? वेग कहते हैं। यानी निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहता है, यानी कि विस्थापन परिवर्तन की जो दर होती है वही वेग कहता है। यानी कि वेग बराबर हमें मिलेगा क्या? कि विस्थापन बटे समय। अब इसका मात्रक क्या हो जाएगा? मात्रक भी ठीक वही होगा, मीटर प्रति सेकंड। बीमी सूत्र क्या होगा? बीमी सूत्र भी ठीक वही होगा, L/T - 1। और यह एक क्या है? सदिश राशि है। जैसे विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और 0 होता है, वैसे वेग भी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य तीनों हो सकता है, लेकिन चाल को धनात्मक होती है। अब इसमें भी हमें दो चीजें पढ़नी है। एक माध्य वेग या औसत वेग, माध्य वेग या औसत। तो माध्य वेग या औसत वेग का मतलब फिर से हो गया कि माध्य वेग बराबर कुल विस्थापन बटे कुल समयांतराल, यानी कि डेल्टा V बराबर, इसको S2 - S1 करिए और S2 -
या इसे डेल्टा V बराबर डेल्टा S बटे डेल्टा T कर सकते। दूसरा आपका है तात्कालिक वेग। तात्कालिक वेग क्या होगा? ठीक उसी तरह से कि तात्कालिक वेग V बराबर हो जाएगा लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 और डेल्टा S बटे डेल्टा T, यानी कि V इक्वल टू ये आपको मिलेगा ds बटे T, यानी वेग और चार्ज के दोनों के सूत्र का एक टेंस है, लेकिन ये सदिश राशि है तो जब सदिश रूप में लिखिए सदिश रूप में तो ये वेक्टर लगेगा यहाँ, इसके ऊपर वेक्टर लगेगा और यानी वेक्टर V इक्वल टू वेक्टर ds और बटे ये क्या हो गया इसका तात्कालिक वेग का। अब इसी क्रम में जो हम लोग का अगला है वह है आपका त्वरण यानी एक्सीलरेशन। त्वरण एक्सीलरेशन, त्वरण किसे कहते हैं? त्वरण एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन जो शब्द एक्सीलरेटर का तो एक्सीलरेटर त्वरित करना यानी वेग को निरंतर बनाना, वेग में परिवर्तन करना। तो किसी गतिशील वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन, किसी वस्तु के वेग में प्रति सेकंड होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं? हम लोग त्वरण। यानी कि यहां से मिलेगा त्वरण बराबर वेग में परिवर्तन और बटे समयांतराल। प्रति सेकंड वेग में जो होने वाला परिवर्तन है वही क्या कहलाएगा? हमारा त्वरण होता है। तो इसका मतलब है त्वरण A बराबर वेग में परिवर्तन हो गया आपका v2 माइनस v1, या कह सकते हैं कि अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और बटे समयांतराल, या A बराबर v माइनस q और बटे t, या हम इसको कह सकते हैं कि A बराबर v2 माइनस v1 और बटे डेल्टा t, या A बराबर डेल्टा v और बटे डेल्टा। ये किसी वस्तु का क्या है? वेग में परिवर्तन। इसी तरह से हम औसत वेग भी ज्ञात करते हैं, ठीक है। तात्कालिक वेग भी ज्ञात कर लेते हैं कि तात्कालिक वेग, तात्कालिक त्वरण कितना होगा? तो तात्कालिक त्वरण का मतलब है A बराबर यहाँ जगह लिमिट डेल्टा T टेंड्स टू 0 और डेल्टा V बटे डेल्टा, यानी ये बराबर क्या मिलेगा? dV बटे dt। ये इसका तात्कालिक वेग हो गया जिसमें डेल्टा के जगह पर d लग गया, यानी जो औसत वेग है उसको क्या कहते हैं? तात्कालिक वेग जब समयांतराल। तो सदिश रूप में क्या लिखेंगे? इसे सदिश रूप में वेक्टर A बराबर d और यह वेक्टर V और ये सदिश रूप में क्या है? वेग का त्वरण का सूत्र। तो बच्चों आज हमने दूरी, विस्थापन, चाल, वेग और त्वरण पढ़ा, जो आप 9th में बिल्कुल सेम इसी तरह से पढ़े रहे होंगे। बस ये जो ds बटे dt यानी तात्कालिक वाला जो यहाँ पर आपको लिमिट लगी है, यही चीज 9th में नहीं मिलता है। बाकी यहाँ पर आपको समाकलन और अवकलन पढ़ने हैं, इसलिए यहाँ पर मिल रहा है। तो आप यहाँ तक अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, नोट्स को क्लियर कर लीजिएगा, वीडियो को समझ लीजिएगा। नहीं समझा जरूर